Hello everyone, I am Karthika and we people in our last session were discussing your economics chapter, the story of village Palampur. तो हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर लिया था. नाउ व्हाट वी पीपल आर लेफ्ट विद इज द क्वेश्चन आंसर पार्ट. तो अभी हम एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है इसका शुरू करेंगे. This whole exercise part, it is having 14 questions. Yes, it is having 14 questions. And ये पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं. हमारा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, वो सारा जो है इसके अंदर है. और आपको एक्टिविटीज भी इसके अंदर कुछ दी गई हैं. So let's start with the exercise part. Let's see the first question. The first question says, every village in India is surveyed once in 10 years during the census and some of details are presented in the following format. Fill up the following based on the information on Palampur. तो हर जो गांव है इंडिया का उसे सर्वे किया जाता है हर 10 साल के अंदर, और सेंसस जो है वो कुछ डिटेल्स लेकर आता है आगे. तो वैसे ही हम लोगों को उस चीज़ पे बेस जो है पालमपुर की इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर जो है हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. सो लेट्स सी, जो पहला वाला है वो हमसे पूछा जा रहा है लोकेशन. लोकेशन की बात करें, हम सब ने बुक के अंदर पढ़ा था, दैट इज बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. So people can write it in your book. I am also gonna write it in the book. So for the location part, it is Bulandshahr. बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश जो है मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग फुल उसके अंदर लिख कर आएंगे फुल फॉर्म्स के अंदर. प्लीज डोंट राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज देन आपके मार्क्स काटे जाएंगे. नेवर माइंड, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज द टोटल एरिया ऑफ द विलेज. टोटल एरिया इस विलेज का कितना है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. इट इज we people have read about it. It is somewhere like 226 hectares if you people remember. So the area of the village is 226 hectares. I'm gonna write it here. So village का एरिया इतना है. उसके बाद थर्ड उस पे चलते हैं. थर्ड है लैंड यूज. अब लैंड यूज जो है वो किस तरीके से, जो पैटर्न है यहाँ पे आपका पालमपुर में, वो किस तरीके का है. सो लेट्स सी. कल्टिवेटेड लैंड को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है इरिगेटेड और दूसरा है अनइरिगेटेड. So irrigated land कितना है, 200 hectares of land is 200 hectares of land is irrigated and unirrigated जो ऐसा कोई land नहीं है. और उसके बाद जो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो कि ड्वेलिंग्स, रोड्स और पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, इनके अंदर जो ग्राउंड इस्तेमाल हो चुका है तो इसके ऊपर जो है वो खेती बाड़ी नहीं होती है. तो दैट इज 26 हेक्टेयर्स. इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. और इसके बाद जो सेंसस के बेसिस पे है हमसे पूछा जा रहा है, दैट इज अबाउट द फैसिलिटीज. इस गांव की फैसिलिटीज कैसी हैं. सो डिफरेंट चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं. So that's what we people are going to discuss. So पहला facilities के अंदर जो आता है that is educational facilities. तो educational facilities की जब बात करते हैं तो स्कूल जो है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस तरीके से जो है लोगों को यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के जो माध्यम है वो है या नहीं है. So as we people have read in the book, it is 2 primary school and 1 high school. यहाँ पर educational facilities के नाम पे क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल है एंड 1 हाई स्कूल. 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है यहाँ पर. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो एजुकेशनल फैसिलिटीज का नेक्स्ट फैसिलिटी है मेडिकल फैसिलिटी. So we people have also read about it. If you people remember, it's just given on the first page of the story of the chapter. You people can again revisit that page and still I'm gonna give you the answer for this question. So medical, उसके अंदर क्या है इसका आंसर. मेडिकल के अंदर यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है. वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर दैट इज रन बाय द गवर्नमेंट, इफ यू पीपल रिमेंबर.
सो जो मेडिकल है उसके लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर है, वन प्राइमरी health care center and one private dispensary. One private dispensary. So इसका आंसर मैंने आपको दे दिया. अगर आपको क्लियरली बुक के अंदर नहीं दिख रहा है तो आई हैव स्टिल गिवन यू पीपल द आंसर. नेक्स्ट इज द मार्केट. मार्केट वाली जो फैसिलिटी है वो पालमपुर के अंदर किस हद तक है, कहाँ से है. सो अगर मार्केट की बात करें तो दो मार्केट्स जो हैं वो पालमपुर को मिली हैं. दो जगहों से जो है, जो पालमपुर की सड़कें हैं उसे कनेक्ट करता है. एक है रायगंज और दूसरा है शाहपुर. That's what we people have discussed in the chapter. So मार्केट जो है वो कहाँ कहाँ की है इनके पास? रायगंज की है जो कि इनसे बड़ा एरिया है, और उसके बाद शाहपुर जो एक टाउन. शाहपुर इज अ टाउन. सो दो जगह की मार्केट जो है वो इन्हें अवेलेबल है. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, electricity supply. So what we people have read about this village in the chapter is that इस village के पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज हैं. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फैसिलिटीज की अगर हम बात करें इस गांव के अंदर. सो yes, they have the electricity supply. So most of the houses have electric connections, and electricity powers all the tube wells in the fields. It is used for various types of small business. So ये वाली फैसिलिटी जो है उनके पास है. So almost all houses have electricity. And then next is that business purpose के लिए और small scale business purpose के लिए, then tube wells के लिए भी electricity काम में आती है. So tube well, क्योंकि ट्यूबवेल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. एंड देन स्मॉल स्केल बिजनेस. तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया SSB करके, स्मॉल स्केल बिजनेस. कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग फुल फॉर्म के अंदर लिखेंगे. मेरे पास बुक में स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इस एरिया के पास यानी पालमपुर के पास it is really well connected with its neighboring areas, neighboring villages and towns. उसके 3 किलोमीटर पे रायगंज है, और because it has a all weather road, so it is well connected to रायगंज. और रायगंज जो है वो आगे शाहपुर से कनेक्टेड है. सो हर तरीके का जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, बुलेट कार्स है, या फिर इट्स बाय द बोगीज, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सब जो है वो यहाँ पर चलता है. सो कम्युनिकेशन ऑफ थ्रू दिस एरिया इज ऑल्सो वेल, इट्स रियली देयर. जो कम्युनिकेशन है, दिस विलेज आई हैव गिवन यू इन डिटेल आंसर. सो आप लोग जो है इसको इन डिटेल ही लिखेंगे. सो कम्युनिकेशन पे रोड्स जो हैं वो कनेक्ट करती हैं. देन ट्रांसपोर्ट जो है वो भी है इनके पास. सो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, एक आएगा रोड्स और दूसरा आएगा ट्रांसपोर्ट. मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद द लास्ट फैसिलिटी, दैट इज द नियरेस्ट टाउन. सो जो इसके नियरेस्ट टाउन है, कंफ्यूज नहीं होना, रायगंज इज नॉट अ टाउन. रायगंज इज अ बिगर विलेज देन पालमपुर. एंड टाउन कौन सा है? दैट इज शाहपुर. So here we people have completed our first answer. जो हमारा पहला आंसर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. Now let's move on to the next question and see. Modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. Do you agree? So they're asking about modern farming methods एंड जो इसके अंदर इनपुट्स लगते हैं उनके बारे में जो हमें क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है. हर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है. दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू पीपल अगेन एंड अगेन. सो आई एम जस्ट गोना पुट अवे द बुक बिकॉज वी पीपल डोंट रिक्वायर द बुक एनी मोर, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पढ़ चुके हैं. जब अगला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे फिर दोबारा मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बुक दिखाऊंगी. सो लेट्स जस्ट पुट असाइड द बुक एंड
see what answer we people can get here. So when people talk about modern farming methods, तो जो modern farming methods है उसके अंदर inputs yes लगते हैं, अगर उस क्या कहते हैं, हम inputs की बात करें तो inputs बिल्कुल लगते हैं. And talking about this मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो एज वी विल नो किसके अंदर इनपुट्स लगते हैं, बिकॉज हमने जब बात की थी HYV सीड्स की, वी विल रिमेंबर HYV सीड्स जो थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर आए थे, सो दे रिक्वायर्ड मोर इरिगेशन, मोर पेस्टिसाइड्स, मोर फर्टिलाइजर्स, उनको उसका रिक्वायरमेंट था. वेयर जो पुराने ट्रेडिशनल सीड्स थे उनको इतना ज़्यादा, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स थे उनके अंदर जो है वो जो सीड्स है वो भी लो यील्डिंग सीड्स होते थे. अब HYV सीड्स जो है वो हाई यील्डिंग सीड्स थे, तो उनके लिए जो थी वो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा पानी. लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स की बात करें तो उन्हें कम पानी लगता था, उन्हें कम चीज़ें लगती थी, काउ डंग से भी काम चल जाता था, नेचुरल मैन्योर को फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता था. तो ये जो सारी चीज़ें थी ये फार्मर्स को रेडिली अवेलेबल थी. तो इसलिए जो फार्मर्स थे वो इंडस्ट्रीज के ऊपर इन चीज़ों के लिए कम डिपेंडेंट थे. लेकिन जैसे ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए, अब आई हैव गिवन यू एन आंसर फॉर द ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, अब इसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के साथ. जो जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए तो इसके अंदर क्या हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं मान लीजिए. सो आंसर नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं. दिस इज फॉर द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं. तो इसके अंदर क्या है, HYV सीड्स हम लोगों ने पढ़े थे. HYV सीड्स, तो जो HYV seeds हैं, these are high yielding variety seeds and then they require a combination of chemical fertilizers, pesticides, agricultural implements like tractors, proper irrigations. इन ये जो सब है इनको चाहिए कि combination जो है ये इनको चाहिए. So HYV seed needs a combination of higher irrigation, chemical fertilizers, pesticides, and fertilizers. तो ये सब जो है वो इसको चाहिए होते हैं, जो आपके हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं. उसके बाद हम देखते हैं इनको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटेशंस भी चाहिए, इन्हें और चीज़ें जो चाहिए होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो नीड other inputs like tractors, इलेक्ट्रिक, और इसको और आसान बनाने के लिए जो है इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स फॉर हायर इरिगेशन. ट्यूबवेल्स का रिक्वायरमेंट आ जाता है. उसके बाद जो है फॉर दीज थिंग्स यू नो ओनली देन जो है HYV सीड्स जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं. जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है इनको इंडस्ट्रियल आउटपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी, ये इंडस्ट्रीज जो हैं, जो फार्मर्स हैं वो इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है इन सब चीज़ों के लिए, जैसे पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स. So, or for all these things, the farmers are dependent on the this industries. So, जो industries है, तो जो पहले के traditional farming methods है उसके अंदर इतना ज़्यादा requirement नहीं था इन चीज़ों का. So, इससे जो farmers थे they were not dependent on the industries. But when we will talk about modern farming methods, तो हाँ dependent है farmers, जो है क्या कहते हैं
इंडस्ट्रीज के ऊपर. सो एज कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल farming methods, farmers are dependent on the industries for modern farming methods. So this is the second answer. You people can pause the video and take down the notes as per your wish, or you people can mark it in your book. I'm just gonna now turn the page because we people are going to discuss the next question, which is the third question. ये second answer है जो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं. So मैं पेज जो है वो टर्न कर रही हूँ. आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं. अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं. Now let's move on to the next question. Let's see what the next question is asking us. Third question here, as you people can see on the screen, the third question here is asking us, how did the spread of electricity help farmers in Palampur? तो इलेक्ट्रिसिटी ने किस तरीके से हेल्प किया जो फार्मर्स हैं पालमपुर की उनको. सो दैट्स व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो जो फार्मर्स हैं पालमपुर के, okay, so the farmers हैं पालमपुर के, the spread of electricity, how have they transformed their system of farming. so अगर पहली बात हम फार्मिंग करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इरिगेशन. किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो है हम लोग को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को चाहिए होता है पानी. पानी जो है व्हेन वी विल टॉक अबाउट, तो इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हुआ है, क्योंकि ट्यूबवेल्स का सहारा लेकर के जो इरिगेशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है. देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, जो पहले जैसे हमने बोला कि ट्यूबवेल्स की बात है, सो पहले लोग क्या करा करते थे, पहले वो पर्सन व्हील के थ्रू जो था उसमें से कुएं में से पानी निकाला करते थे, वेल में से पानी निकाला करते थे. बट जब से ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स आई हैं, तो जो ये काम है पानी का वो थोड़ा आसान हो गया है. उसके बाद वी पीपल सी दैट जो फार्मर्स का डिपेंडेंस था रेनफॉल के ऊपर, कि उनका जो लैंड है तभी वेल इरिगेटेड रहेगा अगर रेनफॉल होती है, तो वो वाला भी जो थोड़ा रिक्वायरमेंट है वो इतना नहीं रहा है. फार्मर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, 1970s के अंदर हम देखते हैं कि जो एंटायर कल्टिवेटेड एरिया है वो 200 हेक्टेयर का इरिगेटेड लैंड है. इरिगेशन वहाँ पे 200 हेक्टेयर के अंदर आई है. सो ये जो इम्प्रूवमेंट है इरिगेशन के अंदर, उसने फार्मर्स को 3 क्रॉप्स वो साल में उगा सकते हैं इसका केपेबल बनाया. नाउ द फार्मर्स आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग 3 क्रॉप्स अ ईयर. इफ यू रिमेंबर, एक जो है वो खारिफ राबी सीजन के अंदर जो है वो क्रॉप उगाते हैं, बीच में वो लोग पोटैटो भी उगा लेते हैं, शुगर केन जो है वो भी उनका चलता है. सो दीज आर द क्रॉप्स दैट दे ग्रो. So this well irrigated system has given the farmer choice of growing 3 crops a year. So then now moving on forward, और जो लैंड है वो काफ़ी इस वजह से जो है लैंड उनको काफ़ी ज़्यादा आउटपुट भी दे रहा है. अगर आप 3 क्रॉप्स उगाओगे तो यस, लैंड जो है वो आपको अच्छा आउटपुट दे रहा है. और फिर जो आउटपुट है वो बढ़ भी गया है उनका, क्योंकि 3 क्रॉप्स उगा रहे हैं वो सालाना. गिविंग दिस आंसर टू यू पीपल इन रिटन, let's start with the third answer, which is the spread of electricity in Palampur. The spread of electricity in Palampur. तो कैसे किया है इलेक्ट्रिसिटी ने, पहले तो ट्रांसफॉर्म किया है द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, हैज ट्रांसफॉर्म्ड
the system of irrigation. Previously, wells were used to draw water from, and farmers depended on the rainfall. फार्मर्स जो थे वो रेनफॉल पे भी डिपेंडेंट थे, क्यों? सो दैट देयर फील्ड्स कुड बी इरिगेटेड. सो दे डिपेंड ऑन द रेनफॉल टू इरिगेट their fields. But with the advent, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के आने से, with the advent of electricity, the irrigation methods transformed and irrigation methods से वो transform हुए, and with and there were electric run tube wells, which helped. Now this helped the farmers. इसने जो है farmers को help किया कि वो अपने crops को irrigate कर पाएं. So this helped the farmers to irrigate their fields, and farmers were therefore less dependent on the rainfall to irrigate their lands. पहले तो इस चीज के अंदर उनको हेल्प हुआ. नेक्स्ट जो चीज के अंदर उनको हेल्प हुआ, transformed irrigation. You people can pause the video and then take down the notes. So because I'm just gonna flip the page now. So transformed irrigation methods. I'm just turning the page now. You can pause the video and take down the notes. जो transformed irrigation methods है, उन्होंने और क्या help करा? जो transformed irrigation methods हैं, it enabled the farmers to grow 3 different crops a year, therefore increasing their
output. So this is what happened. इसने जो ट्रांसफॉर्म्ड इरिगेशन मेथड्स थे, इन्होंने क्या किया, फार्मर्स को और क्रॉप्स वो ग्रो कर पाए, साल में 3 क्रॉप्स वो ग्रो कर पाए, इसका भी उन्हें मौका दिया और उनका इनपुट उनका जो आउटपुट है वो बढ़ा दिया. So now moving on forward to the fourth question. Let's see what the fourth question is about. So the fourth question is about, it is important to increase the area under irrigation. Why? तो they are asking us क्या important है कि जो एरिया है इरिगेशन के अंडर उसे और बढ़ाया जाए. So we people can say that it depends. Okay, so let's just start discussing the answer. अगर बात करें मॉनसून्स की, तो उनका एक अपना बिहेवियर, अपना एक नेचर होता है. ज़रूरी नहीं कि जब हम एक्सपेक्ट करें मॉनसून के अंदर उतना ही रेनफॉल हमें रिसीव हो, या मॉनसून्स जो हैं दे आर लाइक व्हाट वी पीपल आर एक्सपेक्टिंग. सो देयर नेचर इज इरैटिक एंड वेरिएबल. सो जो फार्मिंग है इट कैन नॉट एंटायरली बी डिपेंडेंट ऑन रेन्स. तो जो फार्मिंग है वो सिर्फ और सिर्फ रेन के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकती है. सो इसलिए हम देखते हैं कि जो लार्ज पोर्शन है कल्टिवेबल लैंड का इंडिया के अंदर, इट इज़ नॉट वेल इरीगेटेड. और वाई? बिकॉज इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेन. जो फार्मर्स हैं वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक. सो इस वजह से जो है हमारे यहाँ पे इतना अच्छा जो है वो वेल इरीगेटेड लैंड नहीं हो पाता है. सो मूविंग ऑन फॉरवर्ड, एज अ रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी रेन जो होता है वो लेट हो जाता है या इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है उस एरिया को. तो इसके अंदर क्या होता है, फार्मर्स को काफ़ी लॉस हो जाता है. सो देयरफॉर जो लॉस होता है it it is experienced by the small farmers and not by the large farmers, because yes they have a lot, so they can झेल सकते हैं लॉस को. लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं they cannot afford to incur losses, but they are the one who experience the losses. So जो loss है वो it is because of the failure of the rain, और rain की वजह से there is failure of the crop. So in total जो है, जो सारा effort डाला उन्होंने resources का, जो भी उन लोगों ने चीज़ें करी यहाँ पर, वो सारी जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाती हैं. एंड देन वी पीपल सी दैट उनका जो एफर्ट उन्होंने डाला इस क्रॉप को, लैंड को पहले तो सारा जो है क्रॉप उगाने के अंदर, तो वो सारा जो है वो फेल हो जाता है, बिकॉज जो क्रॉप हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज द फार्मर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन रेन. सो वी विल सी दैट ये सारा जो है वो वेस्ट हो जाता है, और जो फार्मर्स हैं दे इनकर लॉसेस. सो टू अवॉइड सच सिचुएशन, जो कल्टिवेबल लैंड हमारी कंट्री के अंदर, इट शुड बी ब्रॉट अंडर प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज. सो वेल इरीगेटेड फैसिलिटी होना चाहिए. जो फार्मर्स हैं वो मानसून पे खाली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. दे शुड have a well irrigated area so that मानसून उनके हिसाब से हो ना हो, उनके क्रॉप्स के हिसाब से हो ना हो, उनका जो क्रॉप है वो फेल ना हो, उनका जो क्रॉप है वो खराब ना हो. सो वी विल सी इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो पूरा कल्टिवेबल एरिया है उसको प्रोटेक्टिव इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर आना चाहिए. और एक वेल इरिगेटेड लैंड जो है वो ग्रेटर आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है. कॉन्स्टेंटली जो है वाटर अवेलेबल रहेगा, फील्ड्स में वो इरिगेटेड रहेंगे, तो उससे क्या होगा, फार्मर्स के क्रॉप भी स्टेबल रहेंगे, और क्रॉप्स के स्टेबल के होने के साथ साथ फार्मर्स की पोजीशन भी जो है वो स्टेबल हो जाती है. Then we people see that it also encourages other things, जो farmers हैं उनको और से और तरीकों को जो है farmers सोच पाते हैं. अगर उनका crop fail नहीं हो रहा है तो वो और तरीके सोचते हैं, और अच्छे तरीके सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने crop का output और अच्छे से बढ़ाएं, किस तरीके से हम ये चीज़ें जो है वो और अच्छे से करें. So that's how the things work. So yes, it is important to increase the area under irrigation. Irrigation के under area और बढ़ना चाहिए. Irrigation is important. Farmers should not rely only on rains. So let's write down the answer for your fourth question. This is answer number 4. So farmers in India
in India rely only on rains, sometimes to irrigate their fields. So अपने fields को irrigate करने के लिए वो किस पे dependent है? अपने land को करने के लिए वो लोग dependent थे monsoon के ऊपर, rains के ऊपर. Not sometimes, but for the most of the times they were dependent on you know well rains. So what happened that in this case, if the monsoon fail, then the crops die and the efforts of the farmers go in vain. So जो farmers का effort है वो भी खत्म हो गया, वो भी खराब हो गया सारा का सारा. And then we people see कि इसके अंदर क्या होता है, जो farmers है they incur a lot of losses. So small farmers incur losses, and this we people see that it is bad both for the economy and the farmers, which is in return also bad for the economy. So economy के लिए भी कोई बहुत अच्छी situation तो है नहीं यहाँ पे, economy भी fail कर जाएगी क्योंकि हमारी economy जो है वो maximum agriculture पे based है. So अब agriculture ही थोड़ा ठीक नहीं चलेगा तो obviously our economy will also fail. So next we will see, अगर हम well irrigated land रखते हैं, if we will increase the area under irrigation, so if the area under irrigation increases, then these rain dependent problems, I'm really sorry, I'm just gonna shift up the register. So these rain dependent failures will get a solution. How will they get a solution? Because your irrigation hai, it will no longer be dependent on the rain. Irrigation systems other than, I'm just flipping the page, turning the page now. You people can pause the video and take down the notes. This is other than rain. Other than rain provides protective shield against the failure of monsoon. Then we people see that well irrigated fields जो हैं they produce greater outputs. So well irrigated fields provide better
output it also will provide stability for the farmers and will encourage them to maximize their productivity. So therefore, there should be more and more, well irrigated areas. So let's just move on to the fifth question. Here is the fifth question on the screen. You people can see. The fifth question says, construct a table on the distribution of land among the 450 families of पालमपुर. पालमपुर की जो families हैं 450 families, उनके लिए हमें एक टेबल बनाना है और उसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड दिखाना है उनके बीच का कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसा. इट इज़ वेरी इजी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. अगर बात करें हम टोटल लैंड जो अंडर कल्टीवेशन है पालमपुर के अंदर, वो कितना है? टोटल लैंड कल्टीवेशन के अंदर जो पालमपुर में आता है वो कितना है? लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ आंसर. आंसर 5. सो टोटल लैंड under cultivation in पालमपुर कितना लैंड है टोटल? इट इज 200 हेक्टेयर इज इक्वल टू 200 हेक्टेयर. अब इसका जो है हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन वो बताना है यहाँ पे. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज जिनके पास लैंड नहीं है, बिल्कुल भी लैंड नहीं है, एवरेज एरिया ऑफ लैंड कल्टिवेटेड इनका बिल्कुल भी नहीं है, वो कितनी फैमिलीज हैं? अराउंड 150 फैमिलीज है, 33%. और इनका जो लैंड कल्टिवेशन है वो है 0. क्यों? क्योंकि इनके पास लैंड नहीं है. सो अराउंड 150 फैमिलीज दे डोंट हैव लैंड. सो हियर इज द नंबर ऑफ फैमिलीज. Number of family, land cultivated, यहाँ पे आएगी परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पर आएगा परसेंटेज ऑफ लैंड कल्टिवेटेड, परसेंटेज ऑफ लैंड कल्टिवेटेड, लैंड कल्टिवेटेड. तो मैंने यहाँ पे एलसी लिख दिया है लैंड कल्टिवेटेड को. सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैमिलीज की, सो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? पहले आती हैं 150 फैमिलीज जो कि अप्रॉक्सीमेटली बनता है 33% ऑफ द फैमिलीज देयर. सो उनका लैंड कल्टिवेशन है नील, इनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है कल्टिवेशन के लिए. सो देयरफॉर जो इनका लैंड कल्टिवेटेड है वो कितना है? 0. The SC/ST is there. Then we people see next families जो आती हैं, that is इनके पास नील लैंड था. अब जिनके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये कितनी फैमिलीज है यहाँ पर? 240 फैमिलीज ऐसी हैं. सो 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है. टोटल बनता है इनका 54%. और इनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स
ऑफ लैंड है इनके पास, लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, और इनका जो परसेंटेज बनता है वो बनता है 32%. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, द थर्ड कैटेगरी जो यूज करती है इस लैंड को, वो कौन सी कैटेगरी है? इट इज द कैटेगरी जो कि मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यूज करती है। और एक कौन सी कैटेगरी है? इसके अंदर 60 फैमिलीज आती हैं इस कैटेगरी के अंदर। सो 60 फैमिलीज जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। उनका जो परसेंटेज है वो है सिर्फ 13%। और इनके पास क्या है? इनके पास है मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। दे हैव मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और इनका परसेंटेज कितना है? इनका जो टोटल लैंड कल्टीवेशन है वो कितना है? 68%. So here is the table. You people can pause the video and take down the notes. We people have discussed 5 questions in total. आप लोग जो है ये पूरा का पूरा अपना टेबल आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पालमपुर के अंदर लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। We people have discussed 5 क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करूंगी। वी विल हैव 14 क्वेश्चंस टू कवर। सो भी 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, बाकी का मैं अगली सेशन में कराऊंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।